गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 194 आर डिस्कस करेंगे। आजकल ये सेक्शन बहुत डिस्कशन के अंदर है। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 194 आर, जो कि बात करता है टैक्स डिडक्शन के बारे में, जहां पे कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया जाता है किसी बिजनेस के अंदर और जिसको ये दिया जाता है वो भी उसको किसी बिजनेस या प्रोफेशन की अवज में यदि रिसीव कर रहा होता है तो उसके ऊपर बेसिकली ये सेक्शन लगेगा। सेक्शन 194 आर का जो टाइटल है यदि हम उसको पढ़ें तो वो टाइटल कहता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके अंदर जो मेन इस सेक्शन की जान है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हमने किसी को बेनिफिट और या कोई परक्विजिट दिया किसी बिजनेस एंटिटी ने और यदि वो बिजनेस और प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में नहीं है तो उसका टीडीएस सेक्शन 194 आर में नहीं कटेगा, हो सकता है किसी और सेक्शन में कट जाए। यदि वो 194 आर के अंदर टीडीएस कट गया तो अब इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि उस आइटम को अब डिपार्टमेंट सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर डिसअलाउ नहीं कर सकता, उसको अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन का टाइटल यह है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यदि वो इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 का टेस्ट जो है उस एक्सपेंडिचर ने काफी हद तक कवर कर लिया। अब बात आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 194 आर सबसेक्शन 1 पर। बेसिकली इस सेक्शन को समझने के लिए इसके एक एक वर्ड को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये सेक्शन लाया क्यों गया। इस तरह के जब सेक्शन आते हैं तो इस बात से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारे ही प्रोफेशन के कुछ पढ़े लिखे लोग जो है वो डिपार्टमेंट के बड़े करीब हैं, मुझे ऐसा लगता है, कि जो कि डिपार्टमेंट को जाके बताते हैं कि यहां पे ये थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है और इसको आप भी आप कवर करें। तो वो सलाह तो बड़ी थोड़ी सी देखिए आते हैं, लेकिन उस सलाह के ऊपर जो रिएक्शन होता है, जैसे कई बार क्या होता है जब बच्चा घर पे पहुंचता है और बच्चे की मदर जो है वो उसकी शिकायत उसके फादर से लगाती है, तो कई बार बहुत मैटर छोटा सा होता है लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा पिट जाता है। तो यही हमारे टैक्सेशन लॉज में हो रहा है कि यहाँ पे सलाह तो छोटी सी जाती है और ये बात है कि ये सलाह जो है वो कोई बिजनेसमैन जाके देने वाला नहीं है। ये बहुत इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेशनल्स हैं वो जाकर के वहां पे सलाह दी जाती है कि भाई यहां पे लीकेज हो रहा है, इसको लीकेज के लिए आप कानून बनाएं। और फिर जब वो कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के अंदर वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, जबकि एक बिजनेस का एक मैनेजमेंट का एक पहला सिद्धांत ये है कि इफ यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग देन यू विल कंट्रोल अप यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। कहने का मतलब यह है कि यदि आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद खत्म हो जाएंगे और आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक तरीके से इस टाइम धज्जियां उड़ी हुई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जिस तरीके के जीएसटी के प्रोविजन और जिस तरीके के इनकम टैक्स के प्रोविजन आ रहे हैं और खासकर टीडीएस के रिस्पेक्ट में, वो इतने खतरनाक हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए इन प्रोविजंस को पालन करना असंभव हो गया है। अब वो ये मान के चले कि जो वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर मानता था करीबन 10-20% तो वो अपने टैक्स को और ऐसा मान के चले कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी तलवार जो है वो लटक सकती है। अब आते हैं कि इसका क्रक्स क्या है बेसिकली सेक्शन का, इसको लाने का औचित्य क्या है। अभी कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जो कि ये जो मेडिकल कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं कि यहाँ पे जो दवाइयां वगैरह डॉक्टर्स को देते थे, फ्री सैंपल देते थे, डॉक्टर्स को टीवी देते थे, गोल्ड कॉइन्स देते थे और उन सब का खर्चा क्लेम कर रहे थे।
और ये जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर ये बात की मनाही है कि कोई भी जो डॉक्टर्स हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कंपनियां ये प्ली देती थी कि साहब उनको मनाही है लेकिन हम तो दे सकते हैं, इसलिए हमको अलाउ किया जाए। लेकिन इसके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि कहता है कि साहब इसको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उन सबको मना कर दिया था, तो फिर भी अब बात आ रही थी कि जो कंपनियां हैं वो अभी भी ये बेनिफिट्स दे रही हैं। तो जो डॉक्टर्स को ये मिल रहा था, टीवी मिल रहा था, डॉक्टर को टीवी मिल गया, डॉक्टर ने टीवी लगा लिया, कंपनी ने खर्चा क्लेम कर लिया। सपोज करो 10 सालों में खर्चा क्लेम किया, 1 साल में स्क्रूटनी का केस लग भी गया तो उस साल ऐड कर दिया कंपनी ने, हो सकता है टैक्स दे भी दे, लेकिन डॉक्टर्स की इनकम में वो ऐड नहीं हो रहा था। तो ये एक मेजर कारण था मुझे लगता है कि इस सेक्शन को लाने के लिए। और दूसरा ये है कि जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो अपने डीलर्स को घुमाने फिराने लेके जाती हैं, उनको भी टीवी दे रहे हैं, मोबाइल्स दे रहे हैं महंगे महंगे, तो उन सबको कर्म करने के लिए एक छोटा सा लूप होल था। एक बिजनेस थोड़ा बहुत सांस ले रहा था, लोग घूमने फिरने चले जाते थे इस बहाने। लेकिन अब लगता है कि गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि मतलब कुछ ऐसे मोड में है गवर्नमेंट की एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। आप यदि आप पिज़्ज़ा खाने भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा आ जाए कि मैकडोनल्ड भी आपका टीसीएस लेने लग जाए कि साहब आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा का पिज़्ज़ा खा लिया साल में, अब आप हमको 10% टीसीएस दे जाओ। दिस टाइम विल कम। जिस तरीके से टीडीएस के प्रोविजंस को लागू किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। बहरहाल सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि यदि किसी रेजिडेंट को पेमेंट की कोई परक्विजिट या बेनिफिट दिया जाता है, इसका मतलब है कि वो बेनिफिट या परक्विजिट की डेफिनेशन में आना चाहिए। वो कहीं बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो हमको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके का बेनिफिट हो या किसी भी तरीके का परक्विजिट जो हो वो इसके अंदर कवर करेगा। फिर सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 ये वो कहता है कि चाहे वो बेनिफिट या परक्विजिट मनी टर्म्स में कन्वर्टेबल हो या ना हो, लेकिन मेन जो कंडीशन है वो ये है कि दैट बेनिफिट और परक्विजिट शुड बी अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंट। लेकिन ये बेनिफिट और जो परक्विजिट दिया जाए वो जिस रेजिडेंट को दिया जा रहा है वो बिजनेस और प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में हो, ये कंडीशन जो है वो सबसे बड़ी है। और ये कह दिया गया है कि उसको जो कंपनी दे रही है या जो एम्प्लॉयर दे रहा है या जो एसएससी दे रहा है उसको देने से पहले यह इंश्योर करना है कि उसका टीडीएस 10% से कट जाए। तो मोटे तौर पे सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि यदि किसी रेजिडेंट को बेनिफिट या परक्विजिट दिया जाता है, चाहे वो मनी टर्म में कन्वर्टेबल है या नहीं, और जिस रेजिडेंट को दिया जा रहा है यदि वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है, तो उसको परक्विजिट देने से पहले या बेनिफिट देने से पहले उस पर 10% टीडीएस काटना है। ये मोटे तौर पे सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 कहता है। अब आते हैं सेक्शन 194 सबसेक्शन उसके प्रोविजो पे। सेक्शन 194 के पहले प्रोविजो पे वो ये कहता है कि वेयर बेनिफिट और परक्विजिट इज गिवन पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड एंड इफ यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस देन द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एंड पेड इन कैश। लेकिन यदि कैश का पार्ट इतना सक्षम नहीं है कि उस पूरे पे टीडीएस कट जाए, तो आपको यह इंश्योर करना है कि जिस बंदे को आप परक्विजिट या बेनिफिट दे रहे हैं वो उसका टैक्स जमा कर दे। सोचो कितना कॉन्शियस है गवर्नमेंट अपने टैक्स को लेकर के कि यदि कोई एसएससी किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, परक्विजिट या बेनिफिट दे रहा है, और कुछ वो कैश में है और कुछ जो है वो काइंड में है, और यदि कैश का अमाउंट इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसका टीडीएस काटा जा सके, तो वो कहते हैं कि उससे इंश्योर करना है कि जितना उसको बेनिफिट या परक्विजिट दिया जा रहा है उतना टैक्स वो जमा कर दे। कहने का मतलब यह है कि यदि सपोज करो किसी कंपनी ने किसी को बाहर भेजा, उसकी टिकट भी करा दी, उसका होटल भी करा दिया और उसको 10,000 रुपये दे दिए कि भाई ये 10,000 रुपये जाकर के वैसे तेरा कोई खर्चा होगा नहीं, लेकिन किसी डीलर को ये सारे बेनिफिट दे दिए और कि 10,000 रुपये भी दे दिए कि वहां पे 10,000 रुपये तेरा खर्चा हो, ये कर लियो, तो उस 10,000 रुपये पे तो टीडीएस वो 10,000 तो रख सकती है एसएससी टीडीएस काटने के लिए, लेकिन जो 5 लाख रुपए और खर्च किए उस पे जो 50,000 रुपये है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डीलर जिसको ये दिया जा रहा है परक्विजिट और बेनिफिट, उस 5 लाख पर वो टैक्स जमा कर दे। आप सोचें कि कितना ड्रैकोनियन, कितना खतरनाक कानून जो है वो लाते हैं। कैसे इंश्योर करेगा, कैसे इस सिस्टम को बनाएंगे जहां पे
जो आदमी जा रहा है वो कहेगा जी मुझे तो भेजो ही मत, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 लाख तो 30% के स्लैब में आ रहा होगा, तो 1.5 लाख तो पहले वो जमा करके जाएगा। फिर कहेगा मुझे घूमने जाना है तो मैं अपने बीवी बच्चों को साथ ही ले जाऊंगा। फिलहाल सेक्शन 194 आर सबसेक्शन 1 का दूसरा प्रोविजो क्या कहता है कि आपको टीडीएस तब काटना है जब वो बेनिफिट जो है वो साल में 20,000 रुपए से ज्यादा हो। सपोज करो कि पूरा बेनिफिट 19,000 तक है, 19,000 तक नहीं काटना, लेकिन जैसे ही 20,100 हो जाए तो फिर 20,100 पे पूरे पे काट लो। नाउ अब आता है थर्ड प्रोविजो सेक्शन 194 आर का, जो कि ये कहता है कि थोड़ा इंडिविजुअल और एचयूएफ को थोड़ी रियायत दी है कि आपको टीडीएस 194 आर के प्रोविजन लागू नहीं होंगे यदि आप बिजनेस करते हैं और आपकी रिसीट जो है, जो सेल्स है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। दूसरा, यदि आप प्रोफेशन में हैं तो आपकी रिसीट जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये रियायत किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो वहां पे कोई स्लैब नहीं मिलता। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर यहाँ पे टैक्स ऑडिट वाला क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि यदि इंडिविजुअल और एचयूएफ है और यदि उसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उसको 194 आर नहीं लगेगा, और यदि कोई प्रोफेशन में है उसकी रिसीट 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर 194 आर नहीं लगेगा। अब यहां तक बन गया, सेक्शन बना दिया मोटे तौर पे, और फिर उसके बाद इनका पेट नहीं भरा। फिर कहते हैं सेक्शन 194 आर 2 के अंदर कि यदि कोई डिफिकल्टी आती है इस सेक्शन को लागू करने के लिए तो बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से गाइडलाइन बना सकता है कोई भी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए। इसमें कोई वो बात नहीं है। आजकल तो हर दिन बजट आता है, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कोई तकलीफ लगेगी, बोर्ड जो है उससे विचार विमर्श करके गाइडलाइंस इशू करेगा और जो है वो सर्कुलर निकाल देते हैं। पहले तो सर्कुलर जो है वो खाली डिपार्टमेंट पे बाध्य होता था, अब तो सेक्शन में ही लिख देते हैं कि सर्कुलर जो है वो डिपार्टमेंट पे भी बाध्य है और एसएससी पे भी बाध्य है। इसी तरह सेक्शन 194(3) के अंदर लिख दिया कि ये जो भी गाइडलाइन है इसको जो है वो दोनों हाउसेस के अंदर रखा जाएगा, वहां से पारित कराया जाएगा, और फिर ये जो है वो ये एसएससी पर भी लागू है, क्योंकि यदि दोनों हाउसेस के अंदर कर लिया तो ये एक्ट हो गया बेसिकली। तो अब यदि कोई चाहे कि मैं इसको चैलेंज कर दूं रिट में, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से भी कोई बहुत बड़ी रियायत मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मोटे तौर पे ये जो सेक्शन है ये इतना खतरनाक ये लाए हैं कि इसके ऊपर एक बहुत तो काफी कंफ्यूजन थी लोगों को कि ये सेक्शन को कैसे ये इंप्लीमेंट कराएंगे। तो इसीलिए जो ये सर्कुलर लाना था सेक्शन 194 आर सब सेक्शन 2 के अंदर, सीबीडीटी जो है वो एक सर्कुलर ले आया 16 जून 2023 को, और इस सर्कुलर को ला करके इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर ये लेके आए, ताकि बिल्कुल वो स्पेसिफाई होना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहने देना चाहते। लेकिन बेचारे क्या करें, जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतने ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये जितना ज्यादा क्लैरिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं इस तरीके से क्लैरिफिकेशन लाते हैं कि और कंफ्यूजन पैदा हो जाती, करने कुछ जाते हैं और हो कुछ और जाता है इनसे। बहरहाल हम आते हैं कि जो ये गाइडलाइंस आई हैं ये कहती हैं कि द बेनिफिट और परक्विजिट मे और मे नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू मनी बट शुड अराइज इधर फ्रॉम कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस और फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंट। ये सेक्शन में भी दिया था, उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब गाइडलाइन का जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने क्लैरिफाई किया, ये काफी हद तक इन्होंने ठीक किया। वो ये कहते हैं कि जिसको ये बेनिफिट या परक्विजिट दिया जा रहा है, यदि वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है तो क्या फिर भी हमको उस पर टीडीएस काटना है? तो इस सेक्शन ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस सर्कुलर ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तब भी आपको टीडीएस काटना है। उदाहरण के तौर पर 194 आर के अंदर यह कहा गया है कि भाई आपकी 20,000 रुपए की लिमिट है, 20,000 रुपए से ऊपर है तो टीडीएस काटना है, लेकिन 20,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटना। अब किसी को सपोज करो टीवी दे रहे हैं किसी डॉक्टर को, वो नया डॉक्टर बना, 1 लाख रुपए का उसको टीवी दे दिया, तो जब 1 लाख रुपए का टीवी दिया तो उस पर 10% टीडीएस काटना है। लेकिन क्या पता डॉक्टर नया बना है, उसकी पूरी इनकम 5 लाख रुपए से कम हो, उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजन ना एप्लीकेबल हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया उसकी तो ये टैक्सेबल इनकम नहीं है इतनी और फिर भी हम टीडीएस क्यों काटें। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पढ़ के बता रहा हूं, इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट नीड्स टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। तो क्या उसको इंश्योर करना है? तो इसका
इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसको इंश्योर नहीं करना कि वो उसके हाथ में टैक्सेबल है या उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात जो सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 है, इसका जिक्र इन्होंने जो किया है वो इस विजडम में किया है कि बहुत जगह ऐसा होता था कि जैसे लोन्स का वेवर हो रहा था, तो लोन्स के वेवर में क्या होता था कि सपोज करो किसी ने लोन लिया, असेसी ने, और असेसी ने या जब लोन लिया तो उसको लोन को रीपे नहीं किया, बैंक वाले ने उसको वेव ऑफ कर दिया। तो जब वेव ऑफ होता था तो असेसी ये कहता था कि साहब ये मेरी कैपिटल रिसीट है, मैंने लोन लिया था मशीनरी के लिए, ये मैंने वर्किंग कैपिटल के भी लोन नहीं लिया। जब डिपार्टमेंट उस पर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 लगाने की कोशिश करता था तो कोर्ट्स ने ये कहा कि क्योंकि सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर वही चीज टैक्सेबल है जो कि मनी में नहीं रिसीव हुई, जो कि अदर देन मनी में रिसीव हुई, तो इसलिए वहां पे एसएससी बच जाता था। और सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उसने उसका कभी एक्सपेंस क्लेम नहीं किया होता था। तो इसीलिए इन्होंने यहां पे इसको कॉशियसली ले आए कि यहां पे कहना चाहते हैं कि जहां पे लोन्स का वेवर हो रहा है, तो जिसका लोन्स का वेवर हो रहा है, तो बैंक यदि अब लोन का वेवर करेगा तो उस पर भी टीडीएस काटेगा। अब कैसे टीडीएस काटेगा? पहले ही मैंने किसी से, कोई एक कंपनी है और किसी कंपनी ने किसी को माल बेचा, उससे पैसा लेना है, और अब पैसा लेने पर वो पैसा नहीं दे रहा, उसका मुझे बैड डेब्ट करना है। तो यदि मुझे बैड डेब्ट करना है तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्लॉज को यदि और गहराई से उतरें और देखें तो इसका मतलब है कि क्योंकि हम उसको बेनिफिट देने, हम अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको हमने एक बेनिफिट दे दिया कि तू हमारा पैसा मत दे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक हमें उस पर भी टीडीएस काटना है, पहले ही वो पैसे नहीं दे रहा, और ग्रॉसिंग अप करके जो रेट आएगा वो करीबन 11.11% आएगा। तो फ्रेंड्स, इतना खतरनाक कानून बनाते हैं कि ये एक प्रोफेशन के लिए ही समझने के लिए एक बहुत तकलीफ की बात है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर में दिया गया है, वो ये कहता है कि इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट टू ऑपरेट। तो ये तो सेक्शन में ही कह दिया कि वो इन काइंड और हो सकता है या कैश में भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये ओवर एंथुजियाज्म में दिए हैं कि हम देखो कितना क्लैरिफिकेशन से काम करते हैं, हम कितनी ईमानदारी से और कितनी पारदर्शिता से हम सर्कुलर लाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट to deduct tax under section 194 R of the act when the benefit or perquisite is in the form of a capital asset। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी किसी को कार देती है, टेलीविजन देती है, मोबाइल देती है, जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं, तो क्या तब भी टीडीएस काटना है? तो इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि उसके ऊपर टीडीएस काटना है, क्योंकि जनरली जो है वो कह सकते हैं कि भाई ये जो जिसको रिसीव हो रहा है कि उसके लिए ये कैपिटल रिसीट है या कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसको बिजनेस और प्रोफेशन की एवज में कोई बेनिफिट मिल रहा है, यदि वो टीवी खरीदता अपने पैसे से तो उसको इनकम होती, तभी वो टीवी खरीदता या मोबाइल खरीदता। तो इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन की ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको क्लैरिफाई कर दिया कि जब कभी भी कोई कार दी जाएगी, कुछ भी ऐसा बेनिफिट दिया जाएगा जिसको मनी की टर्म्स में आप वैल्यू कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो उसका वैल्यूएशन के रूल्स भी आ जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको उसके ऊपर 10% जो है वो टीडीएस काटना है, या तो उससे 10% ले लो या उसको ग्रॉसिंग अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर बेनिफिट और परक्विजिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्रेंड्स, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये क्लैरिफाई कर दिया। बेसिकली जब भी डिस्काउंट वगैरह देती है कोई कंपनी, जैसे मैंने सपोज करो माल बेचा, मैंने 100 रुपए का माल 90 रुपए में बेचा, तो मैंने जब 90 में बेचा तो मैंने अपनी सेल 90 दिखाई, और जिसने अपनी परचेज दिखाई उसने 90 रुपए दिखाई। तो जब उसने अपनी परचेज 90 रुपए दिखाई तो उसने अपनी कॉस्टिंग कम दिखाई, कॉस्टिंग कम दिखाई तो उसका एक्सपेंस क्लेम कम किया, एक्सपेंस कम क्लेम किया, तो इसको मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई टैक्स का नुकसान नहीं हुआ। तो दे हैव क्लियर्ड इट वेरी थॉरोली इन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन डज नॉट नीड वेरी इलेबोरेशन। तो जहां पे सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है, वहां पे जो है वो 194R जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्होंने बिल्कुल उसको क्लैरिफाई कर दिया। इट इज क्लैरिफाइड दैट सिचुएशन इज डिफरेंट व्हेन फ्री सैंपल्स आर गिवन एंड द अबव रिलैक्सेशन वुड नॉट अप्लाई टू द सिचुएशन ऑफ फ्री सैंपल्स। तो जहां पे फ्री सैंपल दिए, लेकिन सपोज करो कि डॉक्टर के पास गए और
एक इंजेक्शन जो है वो 1000 रुपये का आता है और डॉक्टर को कहा साहब ये इंजेक्शन आप लगाओ, पेशेंट्स को बड़ा आराम होगा, और 50 सैंपल दिया है डॉक्टर को, तो उस सैंपल की कीमत जो है 50,000 हो गई। यदि वो उसको सैंपल नहीं मिलते डॉक्टर को तो उसको 50,000 रुपये के सैंपल खरीदने पड़ते, तो उसकी कॉस्टिंग जो है 0 है। तो उस 50,000 पर 10% टीडीएस काटना है। नेक्स्ट जो है वो इन्होंने जो ये क्वेश्चन है इसी के अंदर जो कैपिटल एसेट वाली थी उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स डाल दिए और उस एग्जांपल्स के अंदर ये भी लिख दिया कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने टीवी लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, गोल्ड कॉइन लिख दिया, मोबाइल फोन लिख दिया, कार लिख दिया, ये सब पे टीडीएस कटेगा। व्हेन ए पर्सन स्पॉन्सर ए ट्रिप फॉर द रिसिपिएंट एंड इज हर रिलेटिव्स अपॉन अचीविंग सर्टेन टारगेट्स। अब ये यदि किसी को ट्रिप दिए तो ट्रिप के अंदर बिल्कुल ये परक्यूजिट है या बेनिफिट है, चाहे वो ट्रिप डीलर को दिए, चाहे डीलर की वाइफ उसमें घूमने गई हो या उसके बच्चे घूमने गए हो। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि जी ये हमने बिजनेसमैन, हम जो हमारा डीलर था, हम या जो हमारा वेंडर था जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते थे, हमने उसको दे दिया, उसके रिलेटिव्स को दिया। तो बेसिकली आपने उसको ऑब्लाइज करने के लिए दिया। यदि आप नहीं देते तो वो देता। तो अल्टीमेटली जो भी ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे अब वो उन पे टीडीएस कटेगा। व्हेन ए पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, सपोज करो कि मैच होना है, आईपीएल का मैच होना है और कंपनी ने 10 टिकट दे दी कि आप जा सकते हो और एक टिकट की कीमत 5,000 रुपये है, तब भी आपको टीडीएस काटना है। व्हेन ए पर्सन गिव्स मेडिसिन सैंपल्स फ्री टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये पूरा जो 194 आर है इससे मेडिकल प्रोफेशनल्स पे तो एक जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने हिट करने की कोशिश की है। पता नहीं सरकार की कौन सी दुखती रग जो है वो छिड़ गई डॉक्टर से, जो कि उनको इतना परेशान किया जा रहा है। It is further clarified that these benefits perquisites may be used by owner, director, employee of the recipient entity or their relative who in their individual capacity may not be carrying on business or exercising profession। मतलब यदि उनके रिलेटिव्स को भी दिया गया है तब भी जो है उसके ऊपर टीडीएस काटना है। अब फ्रेंड्स इस सर्कुलर के ये वाले क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने क्लियर कर दी कि यदि सपोज करो एक मेडिकल कंपनी जो है वो एक हॉस्पिटल में जाती है और वहां पे डॉक्टर को कुछ फ्री सैंपल देती है और वो डॉक्टर जो है वो वहां का एम्प्लॉई है, तो मुद्दे की बात आती है कि टीडीएस जो है वो हॉस्पिटल का कटेगा या डॉक्टर का कटेगा। सैंपल दिया है डॉक्टर को, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में बैठता है और उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉई है। तो सर्कुलर के अंदर ये क्लियर कर दिया कि पहले कंपनी जो है वो हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी और फिर जो हॉस्पिटल जो उस डॉक्टर को सैलरी देता है उस सैंपल की कीमत उसकी सैलरी में ऐड करके उस पर टीडीएस कटेगा। दोस्तों सोचो कि किस दूर तक सोचा होगा, ये किसने एडवाइस करा होगा इतनी बात, कि इतने इंटेलिजेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं कि जो इतनी दूर तक सोचते हैं। आई डाउट दिस थिंग। जो ऑर्डर पास करते हुए किसी भी नेचुरल जस्टिस का ध्यान नहीं रखते, किसी भी जवाबों को नहीं पढ़ते, वो इतनी दूर तक सोच रहे हैं कि एक कंपनी फ्री सैंपल बांटने जाएगी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को, और डॉक्टर जो है वो उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉई है। तो पहले तो वो कंपनी उस हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी, अब वो फ्री सैंपल जो है वो डॉक्टर अपने घर ले गया, अब वो हॉस्पिटल जो है उस डॉक्टर का टीडीएस काटेगा। इसका हिसाब कैसे रखेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ओवर। नाउ इसी के अंदर अब दूसरा क्वेश्चन आता है। जो मैंने केस डिस्कस किया उस केस के अंदर तो जो डॉक्टर है वो एम्प्लॉय है हॉस्पिटल का, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो डॉक्टर है वो वहां पे पार्ट टाइम जाके बैठता हो, ओपीडी में बैठता हो। तो उस केस में ये कहा कि पहले जो फ्री सैंपल्स दिए जा रहे हैं, जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है, कंपनी हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी और फिर हॉस्पिटल जो है वो उस कंसल्टेंट का काटेगा। लेकिन यहां पे एक अकलमंदी इन्होंने करी और वो भी बहुत दिमाग लगाया कि वो कहते हैं कि क्योंकि जब कंपनी ने हॉस्पिटल का टीडीएस काटना है तब भी 10% है, और जब हॉस्पिटल ने डॉक्टर का टीडीएस काटना है तब भी 10% है। तो यहां पे ऑप्शन दे दिया कि ऐसे केस में, कंसल्टेंट के केस में, कंपनी डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर का भी टीडीएस काट सकती है 10%। ये उस केस में ऑप्शन नहीं दिया जहां पे जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, क्योंकि उस केस के अंदर कंपनी तो हॉस्पिटल का टीडीएस 10 से काटेगी, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर का टीडीएस 30 से काटेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम स्लैब में यदि आ रहा होगा तो फ्रेंड्स
ऐसे सर्कुलर, ये तो सेक्शन से भी बड़ी बात है, इतनी चीजें इसके अंदर लाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के अंदर कि ऐसे सर्कुलर्स जब लाए जाते हैं, इनका कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बैठे हैं वो उन फील्ड के ही नहीं होते। नाउ इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई इफ द बेनिफिट और द परक्विजिट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट एंटिटी लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। इट इज ए वेलकम मूव कि यदि भाई गवर्नमेंट के ऊपर है, कोई कंपनी जो है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फ्री में दे के आ रहे हैं, तो वहां पे नहीं किया, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट में एक तरीके से जो इलाज होता है वो फ्री में होता है, तो इसलिए उसको जो है वो इसके अंदर नहीं लिया गया है। अब फ्रेंड्स बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कहता है कि ये जो बेनिफिट और परक्विजिट्स हैं इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो उसके अंदर ये कहता है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी परक्विजिट या बेनिफिट की निकाली जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि यदि जो परक्विजिट और बेनिफिट देने वाला है यदि उसको बाहर से परचेज करके लाता है, तो जितने का परचेज करके लाया है वो उसकी वैल्यू ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट मानी जाएगी। ये इसके अंदर क्लियर करके दिया। अब दूसरा ये कहता है कि सपोज करो कि जहां पे कोई एक कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसको देती है परक्विजिट या बेनिफिट में, तो यदि हम कॉमन सेंस से देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो परक्विजिट और बेनिफिट है वो होना चाहिए कि जितनी उसकी कॉस्ट पड़ी। लेकिन यहां पे भी गवर्नमेंट उस पार्ट को भी नहीं छोड़ना चाहती। कहते हैं कि जितना वो मार्केट में बेचता, जितना वो अपने कस्टमर्स को नॉर्मली बेचता है, उतनी उसकी वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट मानी जाएगी। फ्रेंड्स आप देखें कि किस तरीके की सोच है गवर्नमेंट की। वो बिल्कुल इनको ये मानते हैं कि सारे एसएससी जो है वो चोर हैं। यदि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सपोज करो कि 10 लोगों को प्रोडक्ट बेचती है, तो हो सकता है कि वो 10 लोगों को प्रोडक्ट बेचते हुए डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम और डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन विद द कस्टमर सबको अलग अलग बेचती हो। तो फिर यहां पे लिटिगेशन होगी कि नहीं जी आपने प्राइस ये वाला ले लिया, आपको ये वाला लेना चाहिए था। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक चीज और क्लियर की कि जब कभी भी टीडीएस काटने की बात आएगी तो जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट पर टीडीएस काटा जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करो कोई चीज खरीदी, तो क्या जीएसटी इंक्लूड करके टीडीएस काटा जाएगा या उसको एक्सक्लूड करके। तो वो कहता है इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट परक्विजिट्स फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट। तो जीएसटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। सपोज करो कि एक कंपनी ने अपना माल जो है वो कोई चीज परचेज करी और उसको एज ए बेनिफिट दे दिया, तो 100 रुपए की चीज 110 रुपए जीएसटी लगा, तो इसका मतलब है कि मुझे 100 रुपए पे टीडीएस काटना है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे देखूं कि यदि कोई कार खरीद के दे दी होगी, तो कार खरीदी होगी 10 लाख की, उस पर जीएसटी होगा 2,80,000 रुपए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मैं 10 लाख जिसमें 2,80,000 रुपए जीएसटी इंक्लूड है वो माइनस करके टीडीएस काटूं या 10 लाख पे काटूं। तो यदि क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखें, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट परक्विजिट फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये ठीक करेंगे, क्योंकि वहां पे जो कि जब इस यदि कार खरीद के देते हैं तो कार को तो कंपनी को तो जीएसटी का बेनिफिट मिलना नहीं, और यदि जिस डीलर को कार दे रहे हैं यदि वो मार्केट से कार खरीदता तो 10 लाख की खरीदता। ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मिस्टेक हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको कंपनियां बहुत सारी चीजें देती है, कार देती है, मोबाइल फोन देती है, ताकि वो यूज करें और लोगों को जब वो इन्फ्लुएंसर लोग यूज करते हैं तो इससे लोगों के दिमाग में एक एडवर्टाइजमेंट जाता है कि हाँ भाई इतना शाहरुख खान जो है वो हुंडई की गाड़ी चला रहा है तो हम भी हुंडई की गाड़ी चलाएं। तो कहता है उस केस में क्या उस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो उसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जिस मीडिया इन्फ्लुएंसर को यदि कंपनी ने कोई चीज दी है, कार दिया, मोबाइल फोन दिया और वट एवर इट इज, यदि वो उसको एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए यूज करके कंपनी को वापसी कर देता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अपने पास रख लेता है तो टीडीएस कटेगा।
अब शाहरुख खान साहब से यदि 5 लाख रुपए की गाड़ी दे दी हुंडई ने, तो पूछने जाएंगे कि साहब ये गाड़ी आपने रख ली या आपने अपने ड्राइवर को दे दी या कुछ दे दी। सोचो, दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, हाउ द रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट फॉर दिस थिंग। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इन्होंने रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस को बिल्कुल स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं छोड़ा। यहां पे इन्होंने ये कह दिया कि सपोज करो कि कोई भी एसएससी किसी से सर्विसेज लेता है और उस सर्विसेज लेने की एवज में रिम्बर्समेंट करता है एक्सपेंसेस की, तो उन रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पर टीडीएस कटना है। 194R के अंदर उसके ऊपर टीडीएस कटना है, वो बेनिफिट और परक्यूजिट कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन इन्होंने दे दिया कि यदि जिसको रिम्बर्समेंट की जा रही है, सपोज करो एक ऑडिट फर्म है और उसने जो है रिम्बर्समेंट दिया है किसी कंसल्टेंट को, कोई कंसल्टेंट रखा, उससे कंसल्टेंसी ली, कोई एडवोकेट जो है सपोज करो कि वो बॉम्बे हियरिंग में गया और वहां पे उसको 5 लाख रुपए होटल का और ट्रैवलिंग का बिल रिम्बर्स किया, तो यदि वो सारे होटल के और जितने भी बिल हैं, यदि वो जो पेमेंट कर रहा है उसके नाम पे हैं, तो फिर उसको रिम्बर्समेंट माना जाएगा और उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि जिसको आप रिम्बर्समेंट कर रहे हैं उसने वो सारे बिल्स जो हैं वो अपने नाम में लिए हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अब ये कहां तक सही है नहीं है, इसका क्या लॉजिक है, क्या इन्होंने जितने भी पुराने हमारे डिसाइडेड केसेस हैं उन सबको ताक पर रख करके एक बिल्कुल सर्कुलर में क्लियर कर दिया। और ये सर्कुलर एक तरीके से अब आप ये मान लीजिए कि एक्ट का पार्ट है कि रिम्बर्समेंट जितनी भी की जाएगी उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194R के अंदर, उसके अंदर प्रोफेशनल के अंदर टीडीएस ना कटवाएं, 194R के अंदर टीडीएस कटवा लें। और लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि यदि जिसको आप रिम्बर्समेंट कर रहे हैं, यदि उसने बिल जो है वो डायरेक्ट कंपनी के नाम में लिए हैं, तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो ये कहता है कि इफ देयर इज ए डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, सो वेदर इट इज ए बेनिफिट और परक्यूजिट। अब ये घूम घाम के फिर दोबारा जो डीलर पे ले आई है। अब डीलर को जनरली घुमाने ले जाते हैं, दुबई घुमाने ले गए, बैंकॉक घुमाने ले गए। अब वहां पे वो कहता है कि इसने ये कहा सर्कुलर के इस क्वेश्चन के आंसर ने कि यदि वो प्योरली बिजनेस पर्पस का है, उससे यदि ये सिद्ध हो जाता है, एट द फेस ये दिखता है कि किसी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप उनको ले गए हैं, आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकते हैं, आपने किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स से ऑर्डर लेकर के आ सकते हैं, आपने अपने डीलर्स को एजुकेट करने के लिए वहां पे ले गए हैं, आपने अपने कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस को कैसे सेटल किया जाए इस चीज को डिस्कस करने के लिए ले गए हैं, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन फिर उसके बाद एक छोटी सी टेल लगा दिया कि हाउ एवर सच कॉन्फ्रेंस मस्ट नॉट बी इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव बेनिफिट्स टू सेलेक्ट डीलर्स कस्टमर्स हु हैव अचीव्ड पर्टिकुलर टारगेट्स। मतलब जहां पे यदि ऐसा हो गया कि किसी डीलर ने पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया है और तभी आप उसको लेके जा रहे हैं, तो टीडीएस कटेगा। अरे भैया, उन्हीं डीलर्स को लेके जाया जाता है जो टारगेट्स अचीव करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो इस सेक्शन के अंदर इस चीज को कवर कर दिया कि यदि डीलर्स को लेके जा रहे हैं तो ये बेहतर है कि 194R के अंदर टीडीएस काट लें, चाहे वो प्योरली एजुकेशनल हो। कहता है सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि यदि वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन वो कहता है कि यदि अब डीलर्स की सिलेक्शन जो की जाएगी, बट नेचुरल उन्हीं डीलर्स को लिया जाएगा जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी सेल करते हैं, तो वो फिर वो 194R के अंदर कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर इन्होंने ये भी कह दिया कि यदि वो लेयर ट्रिप होगा तो 194R में लेना है। तो यदि उन्होंने कंपनी ने बहुत अच्छे होटल में ठहरा दिया तो वो लेयर ट्रिप हो गया। और गलती से यदि आप किसी भी फैमिली मेंबर को ले गए, किसी बिल के ऊपर आपका वाइफ के साथ नाम आ गया, बच्चे का नाम आ गया, चाहे आपने उसका खर्चा अपनी बुक्स में डाला हो, तब भी कोई असेसिंग अथॉरिटी उसको छोड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये बात कही गई है कि यदि सपोज करो कोई बेनिफिट और परक्यूजिट यदि काइंड में दिया जा रहा है तो कैसे टीडीएस कटेगा। तो इसके दो ऑप्शन दे दिए कि पहला ऑप्शन ये कि जिसको आप बेनिफिट दे रहे हैं वो
उस बेनिफिट पे अपना टैक्स कैलकुलेट करे, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करे और वो टैक्स जमा करके हमें चालान दे दे। फ्रेंड्स देखें ये कैसे संभव है, ये बनाते हो क्या दिमाग लगाते हैं। यदि सपोज करो किसी कंपनी ने किसी डीलर को कार दी, 10 लाख रुपए की कार दी, क्या पता वो 10 लाख रुपए लेने के बाद उसका बिजनेस में लॉस आ रहा हो, तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा, उस पर एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा। यदि जुलाई के महीने में कार दे दी तो जुलाई के महीने में उसका कितना प्रॉफिट होगा, कितना एडवांस टैक्स बनेगा, कितने स्लैब में आएगा, कैसे उसको डिटरमिन होगा। बट लेकिन कानून बनाते हैं, कानून में यह लिखा कि यदि किसी को आपने काइंड में परक्विजिट या बेनिफिट दिया और वो उसके ऊपर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करे और अपना टैक्स कैलकुलेट करके उसको जमा करके आपको चालान दे। लेकिन भला हो इनका कि इन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दे दिया कि जो बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है वही उस पर 10% जमा करा करके छूट सकता है। तो सपोज करो कि आपने वो कैलकुलेट करने लग जाए, वो कहते साहब मेरा 10% टीडीएस मत काटो, तो फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, वो किस चालान को देगा, कैसे लेगा, कैसे नहीं लेगा। सो दिस इज वेरी डेंजरस लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि साहब ये 20,000 क्योंकि ये कानून जो है वो 1 जुलाई 2022 से लागू है, तो 20,000 की लिमिट जो है वो कैसे देखेंगे, 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखेंगे या 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखेंगे। तो कॉमन सेंस कहती है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखेंगे। लेकिन इसके अंदर एक अच्छा क्लैरिफिकेशन ये डाल दिया कि 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक जो परक्विजिट या बेनिफिट दिए गए हैं उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लिमिट के लिए उस परक्विजिट और बेनिफिट को देख लो, लेकिन उस 20,000 पे काटने की जरूरत नहीं। जो 30 जून तक जो भी परक्विजिट या बेनिफिट दिया, 20,000 नहीं, जितना भी दिया है उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लॉजिकल है क्योंकि उस टाइम टीडीएस के प्रोविजन लागू नहीं थे, लेकिन लिमिट कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। फ्रेंड्स ये था सेक्शन 194R। इसके अंदर जो पूरा 194R है, जो सबसे मुझे खतरनाक लगता है जो इसकी वजह से होगा, वो ये है कि यदि आपने बैड डेब्ट क्लेम करना है तो बैड डेब्ट क्लेम करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये सर्कुलर ये मैसेज देता है कि आपको उस पे टीडीएस काटना है। सोचो कि ये कितना लिटिगेशन इससे होगा, ये टाइम बताएगा। Thank you friends for the patient hearing. I hope that you will like my video, and at the end of this video I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends.